चलिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपके जो भी कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं। जैसे आप स्पेशली टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो ये हर एक कंपटीशन में वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साबित होंगे। ये वन ऑफ द प्रीमियर एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रैंडम क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप फटाफट इस सवाल का आंसर मुझे बताइए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। टेक योर टाइम्स एंड गिव द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ें समझें। The question says the letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E. How many such arrangement are possible? हमको ये जो 5 letters हैं इनको अरेंज करना है। We arrange the 5 letters and given a specific condition, the A and E having between the two specific letters, right? Any letters, not a specific. So how many such type of arrangement are possible? So please tell me. If you have any answer, please write it in chat box. Anyway, चलिए आइए मैं डिस्कस करता हूँ इस सवाल। देखिए इस सवाल को यदि हम डिस्कस करें तो इसमें कंडीशन हमें 5 लेटर्स की दे रखी है। ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो ए है और ई है इसके बीच में 2 लेटर फिक्स है, वो आना ही है। ठीक है, 2 लेटर आने वाले हैं। ठीक है, दिव्या का आंसर 24 अभी तक, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिसमें से 4 लेटर्स मैं अरेंज कर चुका हूँ, जिसमें ए और ई को मैंने फिक्स करके इसके बीच में 2 लेटर लिख दिए। मैं चाहता हूँ 5th लेटर आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो मेरे पास एक पॉसिबल अरेंजमेंट ही आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक अरेंजमेंट और दिखाई देता है जिसमें ए और ई तो ठीक है, अपनी 2 नंबर्स आपस में लेके बैठे हैं। जो लास्ट में मैंने लिखा था उसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, तो ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल। तीसरा एक और अरेंजमेंट हो सकता है कि भाई ए और ई को यदि मैं स्वैप कर दूं, क्योंकि उसने फिक्स नहीं बोला है कि ए और ई फिक्स्ड है, इनके बीच में 2 होना चाहिए, बस ये कंडीशन फिक्स है। ये दिखा ना, एग्जैक्टली 2 बिटवीन लिखा हुआ है ए एंड बी। तो यदि मैं ई को पहले ले लूं, फिर 2 लोग बैठा दूं, फिर ए, फिर लास्ट में। ऐसी मेरी 4th कंडीशन हो सकती है कि पहले मैं ले लूं एक ब्लैंक, फिर ई को ले लूं, फिर 2 लोग बैठा दूं, फिर ए। तो यदि मैं ए और ई की यदि बात करूं, यदि मैंने इसको फिक्स रखा तो मेरे पास टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आए। अब अगली कंडीशन क्या है? भाई अगला एक कंडीशन और मुझे समझ आता है कि सर, कि जब ए और ई यदि फिक्स है तो बाकी जो 3 लेटर्स हैं वो तो आपस में सफल हो सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, जैसे बी, सी एंड डी। तो भाई मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ बी लिख सकता हूँ, सी यहाँ लिख सकता हूँ, डी। तो मैं आपसे बोलूँ कि यदि 3 लेटर्स आपको इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो आपने कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन पढ़ी है, परमुटेशन में क्या कंडीशन पढ़ी है? तो आप बोलते हैं सर जब भी हमें 3 लेटर्स 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो उसका उतना फैक्टोरियल लगा देते हैं, हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल होगा। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सभी को पता है सर 6 होती है। तो अब मेरे पास देखो, ये 4 कॉम्बिनेशन मेरे पास इस बात से निकल के आ गए, और 6 कॉम्बिनेशन उससे आ गए। कौन? जो आपके पास नंबर स्वैप हो रहा है, राइट, जो फिक्स नहीं है। तो भाई 4 फिक्स वाले से और 6 जनरल वाले से, तो टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल कितने हो गए ये? तो 6 + 4 10 नहीं लिखेंगे, परमोटेशन में ऐड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 24। ये हो गया सवाल का आंसर।
बोलो समझ आएगी नहीं आया, सभी लोग एक बार बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो कितनों को ये चीज समझ आ गई है? रिप्लाई तो करना पड़ेगा बेटा, ऐसे साइलेंट मोड पे बैठने से क्या मतलब है बताइए। हाँ संजय गुड। दिव्या दिव्या का तो खैर सही था आंसर, बिल्कुल सही, इसने बिल्कुल अच्छा लॉजिक लगाया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो अब अगला एक और सवाल पूछता हूँ। देखो रैंडम, मैंने आज बोला था आपसे सारे के सारे सवाल हमारे रैंडम क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे स्क्रीनशॉट भी बना लें अभी फिलहाल, और उसको बाद में अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। इससे सबसे बड़ा फायदा पता क्या होने वाला है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इन सवालों पे अच्छी खासी कमांड कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं, आगे चलते हैं। ये सवाल बताओ, ये मतलब ऐसा सवाल है जो मजा कर देगा आपका। ये नंबर्स मतलब रैंडम है, ठीक है। इसको हम डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कहते हैं, पहली कंडीशन। ये जो सवाल है वो डेटा सफिशिएंसी की बात करता है, ठीक है। चैप्टर का नाम यदि मैं बताऊं, अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है और उसके सपोर्टिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। हमें ये चेक करना है जो एक्स है वो एक इंटीजर है, क्या इन स्टेटमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ कर सकते हैं, क्या इससे हम ये आंसर प्रूफ कर सकते हैं कि एक्स एक इंटीजर है? बताइए। बढ़िया सवाल है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी छुपा है, हम वो कॉन्सेप्ट भी आज चर्चा में लेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सेकंड आएगा, संजय का आंसर आया सेकंड, मतलब ओनली टू फॉलो स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट टू आंसर, ठीक है। चलो आओ अपन लोग चर्चा करते हैं। हमें क्या करना है, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना, पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? मैं आपसे पूछूं बताइए सर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट, दीज ऑल नंबर आर नेचुरल। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, ऐसे कैसे? मतलब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर सारे के सारे होते हैं, बस इसमें जीरो एक्स्ट्रा होता है, एक नंबर ज्यादा होता है, डिजिट बोल सकते हैं आप, ऐसा भी कह लो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इंटीजर नंबर। इंटीजर होते हैं हमेशा माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये पूरा जो सेट है, इस सेट को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर काउंट होते हैं, और जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो रैशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। एक और टर्म होती है रैशनल नंबर। बचपन याद करो अपना, जब हम नाइन्थ और टेंथ पढ़ा करते थे, उस समय ये टीचर ने हमें पढ़ाया होगा। रैशनल नंबर आर दोस नंबर विच हैविंग इन पी बाय क्यू फॉर्म। जो पी बाय क्यू के फॉर्म में है वही रैशनल नंबर, ठीक है। अब पी बाय क्यू के फॉर्म में है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये कंडीशन याद रखिएगा। पी बाय क्यू तो हो, लेकिन जो पी और क्यू है वो इंटीजर होना चाहिए, एंड क्यू नेवर इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं ये जो नंबर आपके पास कहलाएंगे वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। इस फंडामेंटल पे ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, बनते चले आ रहे हैं और आगे भी बनते चले आए, ठीक है। आओ जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। इस सवाल की यदि हम बात करें तो इस सवाल में हमारा यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा पड़ा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1,
स्टेटमेंट नंबर 1 सेज x by 3 इज नॉट एन इंटीजर। ये कहता है ये एक इंटीजर नहीं। यदि मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, लेट, यदि मैं x की वैल्यू सपोज 6 अज्यूम कर लूं, तो मुझे बताओ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी। तो आप बोलेंगे सर दो। ये दो क्या है? एक इंटीजर है गुरु। लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि x/3 से जो आंसर आएगा वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके हिसाब से तो ये कंडीशन क्या हो गई सर? फॉल्स। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। हर एक नंबर के लिए वो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। जैसे मान लो मैंने 6 लिया, कोई बच्चा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, कोई बच्चा यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और भी ले सकता है, राइट? जैसे मान लो x की वैल्यू उसने ले ली सपोज 7। तो अब मैं इसी इक्वेशन का जब यूज करूंगा तो ये हो जाएगा 7/3। अब 7/3 सभी को पता है सर ये इंटीजर में काउंट नहीं होता। दिस इज नॉट अ इंटीजर बेटा, दिस इज अ व्हाट? रैशनल नंबर। तो हमेशा ध्यान रख लो, जो एक सिंगल इक्वेशन है वो हर एक नंबर के लिए यदि सेटिस्फाई करेगी तभी वो ट्रू है। ऐसा नहीं कि बस एक के साथ कर रही है दूसरे के साथ नहीं कर रही है, तो वो हमने ट्रू मान लिया। अब इसके साथ बच्चा बोलेगा सर ट्रू है, लेकिन जब मैंने इसको देखा इसके साथ तो ये हो गई कंडीशन फॉल्स। तो इस पूरी कंडीशन को हम फॉल्स में काउंट करेंगे, ना कि ट्रू। आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? सर स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि जो 3x है ना वो एक इंटीजर होगा। 3x की जो वैल्यू है वो इंटीजर होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं लेट एक इंटीजर नंबर लेता हूं सर 1। क्यों? क्योंकि उसने बोला जो 3x है वो एक इंटीजर है। तो मैंने 3x को 1 के बराबर डाल दिया 10। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलेंगे सर 1/3। अब मुझे बताओ 1/3 क्या इंटीजर है? क्या x इंटीजर प्रूफ हो रहा है? नहीं सर, ये तो रैशनल नंबर है। ये तो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन हमें एक्स को क्या प्रूफ करना था सर? इंटीजर। ये तो प्रूफ नहीं हो पा रहा है, राइट? अच्छा, एक और नंबर लेते हैं। जैसे मान लो 3x की वैल्यू किसी ने 3 ले ली, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1 आ जाएगी। अब बताओ x की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया सर? ये एक इंटीजर नंबर है। फिर से देखो, मैंने जब दो दो वैल्यू लेके दिखा रहा हूँ इसीलिए लेके दिखा रहा हूँ कि हर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करना जरूरी है। आप एक मत या एक पक्ष देख के आंसर नहीं लग। तो मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो गई। ये भी जवाब नहीं दे रही है। तो मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया दोनों इक्वेशन के हेल्प से कि x एक इंटीजर है। तो इस केस को हम बोलते हैं, कौन सा बोलेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मुझे समझ आ रहा है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। बोलिए, समझ आया सभी को? दिव्या, लोकेश, प्रिया, समथिंग सम स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, राइट? समझ आया कि नहीं? बहुत आसान सवाल था लेकिन फिर भी हमारी गलती हुई। आई एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने कहाँ गलती करी। अभी तक मैं 2 सवाल बता चुका हूँ, दोनों ही सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं बच्चों। और ये दोनों ही सवाल लॉजिकल हैं। इनको हम लॉजिकल क्वेश्चंस में काउंट करते हैं। मैथ्स के कुछ लॉजिकल सवाल भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें फिर आगे अगले सवाल पे। चलिए एक आधा सवाल और दिखाते हैं आपको, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बताओ। अच्छा, इसको राइट नहीं मानना है, ठीक है? ये किताब में से निकाले गए सवाल है तो इसमें राइट बाय डिफॉल्ट लगेगा, नहीं तो आप मानो सर ये सही आंसर है, राइट? हमें ये बताना है कि जो 4 नंबर लिखे, मैं इसको बड़े बड़े यहाँ लिख देता हूँ अलग से। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12। बताओ इनमें से कौन सबसे छोटा है, क्योंकि उसने बोला स्मॉलेस्ट बताओ। चलो ट्राई करो जल्दी से।
मैंने बोला है बेटा, जो सवाल का आंसर लगाया है इसको सही नहीं मानना है। निकल रहा है तो ही सही मानना है, ऐसे नहीं कि वहां पे राइट लगा तो हमने 2 की पावर 40 आंसर ए लगा दिया। बेटा स्मॉलेस्ट पूछा है, छोटा। अच्छा कैसे निकालते हैं, कोई मुझे बताएगा, इसका लॉजिक बताएगा? एनीवन? एनीवन? इसका लॉजिक मुझे कोई बताएगा क्या? किसी को यदि आता है तो प्लीज अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ। बोलो। नहीं आता है? चलो मैं डिस्कस करता हूँ, सुनो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से। कभी भी इस तरह के पावर वाले नंबर आ जाएं, ठीक है, ये सर्ड एंड एंडाइसिस के थोड़े से कॉन्सेप्ट पे बने हुए सवाल होते हैं, ठीक है? सर्ड होती है, एंडाइसिस होती है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? सुनिए जरा ध्यान से। ऐसे केस में क्या करते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं बेस, ठीक है? जो नीचे लिखा होता है ये इसकी पावर होती है इस बेस की। तो हम यहाँ पे बेस को इक्वल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बोलो फिर से? बेस को इक्वल करने का काम करते हैं। तो बेस को इक्वल करने का काम करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो एज इट इज लिखा रहने देता हूँ 2 की पावर 40, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा से छोटा। 3 को मैं डिस्टर्ब अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं डिस्टर्ब इसको करता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई इसको 2 की पावर 2 की होल पावर 18 लिख लीजिए आप लोग। ऐसी इसकी बात करें तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी होल पावर 12 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सबको पता है यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए 2 की पावर 18 to the 36, और यहाँ पे 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 12 3 the 36। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम ये लोग ये सब कंफर्म करके बता सकते हो आप लोग? जब आपके पास 2 की पावर 40 और 2 की पावर 36 यदि मैं कंपैरिजन आपसे पूछूं, 2 की पावर 40 और 2 की पावर किससे पूछ रहा हूं मैं, 36 से, तो आप यू डेफिनेटली से कि जो आपके पास नंबर 2 की पावर 40 है वो 100% से बड़ा है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है बेटा, छोटा। तो पहली बात तो ये वाला तो कंडीशन हो नहीं सकता, मेरा पहला वाला ऑप्शन गया घूमने। समझे संजय भाई? आगे चलते हैं अब। इसका मतलब डेफिनेटली हमारा 2 की पावर 36 इससे तो छोटा है। अच्छा अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना और आंसर लगाना आप फिर। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, 2 की पावर 36 यहां भी निकल के आ रहा है और 2 की पावर 36 यहां भी निकल के आ रहा है। अब तुम कॉमन सेंस लगा के बताना मुझे, क्या लगा के बताओगे कॉमन सेंस? क्या लगा के बताओगे, ये लगा के बताओ कि मुझे बताओ कभी भी आंसर में क्या दो ऑप्शन सेम आंसर मार्क में हो सकते हैं क्या? भाई 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 की पावर 18 का मतलब भी 2 की पावर 36 होता है, और 8 की पावर 12 का मतलब भी 2 की पावर 36 होता है, यस और नो? है ना? तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों ऑप्शन तो एक साथ सही नहीं हो सकते। तो अब ले दे के बचा कौन? सर 3 की पावर 21। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटा एग्जाम का सवाल है, अपने बनाए हुए सवाल नहीं, अपने घर के सवाल नहीं। समझ पाए? ठीक है? क्लियर हो रही कि नहीं बात, यस और नो? हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्लियर है सभी को? अरे बता तो दो, यस और नो तो बोल दो कम से कम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो वेरी गुड। चलो एक और सवाल देख। मजा आ रहा है आज, जो डिफरेंट सवाल पढ़ने को मिल रहे हैं आपको, ठीक लग रहा है आज? आप देख लो आपकी तैयारी कितनी, जांच लो अपने आप को बस। ठीक है? ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है, ये आपके बनाए हुए पेपर के सवाल हैं। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो, देखो कितने बढ़िया बढ़िया लॉजिक है हर सवाल के अंदर। वाह, एक और शानदार सवाल। बताओ बेटा। सवाल को पढ़ने से घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे 15 लाइनें लिखी है, 10 लाइनें लिखी है तो हम डर गए कि सर बड़ा सवाल है। पढ़ोगे तो चीजें समझ आएगी। बताओ इसका आंसर क्या है?
इसमें ऑप्शन वैसे दो ही दे रखे हैं, मैं दो ऑप्शन अपने मन से लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो सी ऑप्शन आपके पास 2 है और डी ऑप्शन आपके पास 5 है। अब बताओ क्या आंसर। टेक योर टाइम एंड गिव करेक्ट आंसर। चलो देखो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना। इजी क्वेश्चन है ये भी, देखने में बस खतरनाक दिख सकता है आप सभी को। वेरी गुड, चौथा आंसर। संजय कहाँ से मतलब इतना तेज दिमाग चलता है तुम्हारा, हाँ? इतना तेज आंसर कैसे दे देते? मतलब आधे लोग तो अभी पढ़ना ही पूरा नहीं कर पाए होंगे और तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब कैसे इतना तेज कर लेते हो यार। गुड, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है। आंसर 4 आएगा, ठीक है। एनी, चलो आ जाओ। ऑप्शन नहीं है वो, आंसर 4 है, ठीक है, समझ गए, अंडरस्टैंड। आओ जरा आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजिट्स, डिजिट का मतलब पता होगा आपको, अंक 1 to 9 है। इसको इस तरह से अरेंज करना है जिसमें 3 रो में हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। अब 9 नंबर है, 3 रो में कंप्लीट करेंगे मतलब 3 3 के पेयर बना देंगे। अब यही बोला उसने, कंटेनिंग द 3 डिजिट्स। द नंबर formed in the second row is twice important the number formed in the first row, okay। जो फर्स्ट रो में नंबर फॉर्म करोगे, इस नंबर का डबल ट्वाइस दूसरे वाले रो में बनना चाहिए। आगे चलते हैं। द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो, द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो इज थ्राइस, 3 गुना होना चाहिए, किससे? सिर्फ पहली वाली रो से, ओके। समझ गए होगे, अंडरस्टैंड कर रहे होगे सवाल को क्या कहना चाहता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या दे रखी है, अभी आधा पढ़ा हमने सवाल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, सॉरी रिपीटेशन, माफ कीजिएगा, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना है। कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करना है। इफ ओनली 3 of the 4 digits 2 3 7 9 आर अलाउड यूज टू इन फर्स्ट रो, ये बड़े काम का है। उसने सीधा सीधा कह दिया भाई, 1 2 3 जो पहली रो है, इसको R1 लिख रहा हूं मैं, ये रो 1 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 3 7 और 9, बस ये 4 ही नंबर आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। तो बोलता है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर संभव हैं, पॉसिबल। चलो भाई आओ इसको निपटाते हैं भाई, क्या ही कहानी है इस सवाल के अंदर। आ जाओ अपने आंसर को लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो रो 1 बन गई है, एक रो 2 बना लेते हैं अपन लोग। 1 2 3, और एक रो 3 बना लेते हैं, 1 2 3। चलो बताओ भाई, सबसे पहले तुम लोग कौन सा नंबर लेना चाहते हो? तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा छोटे नंबर से जाना चाहिए, तो मेरे दिमाग चला, मैं एक काम करता हूँ सर, ये तीनों डिजिट को पहले पकड़ के यहाँ बिठाता हूँ। भाई तुम 2 यहाँ बैठ जाओ, 3 तुम यहाँ बैठ जाओ, और 7 तुम यहाँ बैठ जाओ। मैंने रैंडम, देखो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, यहाँ रैंडम लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बार इन नंबर का दूसरी रो में क्या चाहिए, हमें डबल चाहिए, और तीसरी रो में 3 गुना चाहिए, किसका? पहले वाले। ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई मुझे बताओ इसका डबल कितना, अच्छा पीछे से डबल करते हैं भाई। 7 का डबल कितना हो गया? 14, एक कैरी हो गई। 3 का डबल 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। अब मैं आगे नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बताओ? क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी थी सर, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। ये 7 यहाँ भी दिख रहा है और 7 यहाँ भी दिख रहा है सर, दोनों जगह रिपीटेशन आ गया नंबर का, मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो आपका गलत है। नेक्स्ट। अब मैंने जल्दी से रो 1 में कुछ नंबर और दूसरे ले लिए। अब पहले मैंने लिया था 2 3 7। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को आपस में स्वैप कर लेता हूँ।
3 पहले लिखूंगा, 2 बाद में लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा। चलो इस पैटर्न को अपन लोग ड्रॉ करते हैं। तो भाई 7 का डबल 14, ठीक है भाई, एक कैरी आ गई। ठीक है, 2 का डबल 4, 4 में एक कैरी जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। सही है। और 3 का डबल हो गया 6। अभी तक सारे नंबर नए नवेले दिख रहे हैं भैया, रो 2 तैयार हो गई है। अच्छा, रो 3 के क्या ख्याल है? तो आओ इसका 3 गुना देखते हैं। 7 का 3 गुना 21 होता है सर, 2 कैरी आ गई। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी नया नंबर है। अब इसका करेंगे तो 3 3 9 सर, ये तो बन गया। एक पॉसिबल आंसर आ चुका है हमारे पास, क्योंकि उसने बोला है कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो भाई एक तो हमें मिल गया। अब ये मतलब थोड़ी ना कि एक ऑप्शन में होगा लगा के बच जाएंगे, हो सकता है एक से ज्यादा होंगे यहाँ पे। आओ और ट्राई करते हैं। अब बताओ, तुम लोग बताओ भाई, अब कौन सा अरेंजमेंट लेना चाहिए पहले वाले में? जल्दी बताओ, बस 10 मिनट बचे हमारे इस क्लास में। तो एक नंबर ऐसे भी ले सकते हैं अपन लोग, चलो एक आध और लेके देखते हैं, रो 1 एक और बनाते हैं। क्या करना चाहिए? मैं एक काम करता हूँ, पीछे के दोनों नंबर को स्वैप करता हूँ, राइट। एक काम करते हैं, इसको 2 यहाँ लेते हैं, 7 यहाँ लेते हैं और 3 यहाँ लेते हैं। चलो इस नंबर को ट्राई करते हैं फटाफट। 3 3 दा 9, यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 करना है ना बेटा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। 7 2 दा 14, 1 कैरी। 2 2 दा 4 प्लस 1 5। बिल्कुल सही, रो 2 तैयार हो गई। रो 3 तैयार कर लेते हैं। रो 3 की बात करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा? 3 3 दा 9, 7 3 दा 21, 2 कैरी, है ना। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 2 8। सर एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। रिपीट तो नहीं हुआ ना? आगे चलो और ट्राई कर लें। और क्या कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? बोलो। आप भी अपने कॉम्बिनेशन रख सकते हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 7 को सबसे आगे बिठाओ, एक बार इससे चेक करो। 7 3 2 ले लो, चलो इससे चेक करते हैं अपन लोग। देखो मैनुअल सवाल है, मैं आपको बता दूं। ये नंबर कितना हो जाएगा डबल में? 4। इसका डबल 6, और 7 का डबल 14। बेटा 14 तो कोई अंक नहीं होता ना, इसका मतलब ये गलत है। तो एक बात और निष्कर्ष में आ गई कि सर सबसे बड़ा नंबर आगे नहीं बिठा सकते, क्योंकि इसका डबल और ट्रिपल करने पे 2 अंकों की संख्या बनेगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इसमें नंबर। बोलो। तो 7 आगे नहीं देख सकते। अब और कोई कॉम्बिनेशन बताओ जो आपको लग रहा है दिमाग में चल रहा हो। नहीं चल रहा? अब एक आधा और देख लो, कहीं तुम्हारे दिमाग में चल गया पड़ा हो। हाँ। अच्छा, 372 बना लिया कि अपन लोगों ने? एक बार इसको चेक करो, 372। तो 2 का डबल 4, 7 का डबल 14, मर गए। 14 मतलब 4, और यहाँ भी 4। तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया। अब नहीं लगता कि कोई कॉम्बिनेशन तुम 3 से बना पाओगे। तो भाई पहले 3 नंबर को पकड़ के हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब 9 के साथ यदि कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो आप इसको आराम से घर पे ट्राई कर, आराम से घर से ट्राई करना। राइट। प्रिया ने बोला है सर 3 बनेंगे। मेरे को बताना बेटा कौन से एक और बन रहा है तेरा। बताओ कौन से नंबर लेके लेने के बाद वो कंडीशन फॉलो हो रही है, कमेंट करना जरा। तो वैसे इसके मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज को ट्राई किया हूं, तो मैं आपको बता दूं इसके ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सी है, डी है, कौन सा देख लेता हूँ, सी है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई सभी को? मजा आया कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ के आज? पूरे लॉजिकल सवाल है आज। कल भी ऐसे कुछ सवाल लेके आऊंगा, रोज जुड़ो, रोज कुछ नया सीख के जाओ। कैंपस हो या ना हो, लेकिन मेहनत पूरी होना चाहिए दोस्त। आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं रखना है। कैंपस तो हो गई, यदि मेहनत में हमने कभी कंजूसी नहीं करी। ठीक है बेटा, आखिरी सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और इसको एज अ होमवर्क लेके बताओ, और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आंसर क्या है। ठीक है। इस क्लास की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डल जाएगी। ठीक है, वहां पे जाके कमेंट करके बताना, मैथ्स बाय अनिल सर वाले चैनल पे। ठीक है।
चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास भी ऑलमोस्ट ओवर हो गई हमारी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर कुछ और नए सवालों के साथ। एंजॉय करिए, लेकिन अपनी प्रैक्टिस अपने लेवल पे प्लीज करना चालू कर दीजिए, करते रहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रयास करते रहेंगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।